नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। ऑपरेशन लूट, जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में कुछ लोग वाकई में आपदा को अवसर में बनाने का मौका तलाश रहे हैं और कईयों ने तो सच में आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया है। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में उन लोगों को कैद किया है जो कोरोना काल में सच में लोगों की जिंदगी और मौत का सौदा कर रहे हैं और इलाज के नाम पर लूट का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। अस्पताल डाल रहे हैं लोगों की जेब पर डाका। दे सकते हो तो आपको बेड अवेलेबल करा देंगे। हमें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पता है। डेली के 20,000। हाँ, 1 लाख 6 दिन में देंगे। लड़का आईसीयू वाला। 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ रहे सबको। जी हां, तो आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के अस्पतालों में लेके चल रहे हैं। वसूली के काले खेल का पर्दाफाश करेंगे, नकाब उतारेंगे उन चेहरों पर से जो अस्पताल में जिंदगी की आस लिए पहुंच रहे लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना के इलाज में चल रही लूट खसोट को रोकने के लिए बेड और इलाज के लिए रेट तय किए हैं। लेकिन हापुड़ जिले के कुछ अस्पताल प्रदेश सरकार की मसौदे पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं और लूट के हवस के आगे सारे नियम, सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर सरकार और मरीजों के तीमारदारों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। पहले हापुड़ जिले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे महामारी के काल में गिद्धों ने अस्पताल को लूट का अखाड़ा बना दिया है। फिर इन लोगों से भी सवाल तलब करेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज पहले हापुड़ से अवनीश पवार की रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर लूट खसोट मचाने वाले अस्पतालों का पर्दाफाश किया है। वो कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन इस कलयुग और भयावह कोरोना महामारी के दौर में हाईटेक अस्पतालों ने इस सुक्त वाक्य को बदल दिया है और अब ये वाक्य तब्दील हो गया है कि प्राण जाए पर रकम न जाए। जी हां, कोरोना काल में बढ़ती मरीजों की संख्या ने आपदा को अवसर में बदलने वाले अस्पतालों की खाली तिजोरी को भरने का मौका दे दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में इलाज के लिए रेट तय कर दिए। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट में अपना इलाज कराना चाहता है तो उसके लिए हापुड़ ग्रेड सी सिटी है, उसके हिसाब से रेट तय है, जिसमें आइसोलेशन के लिए 4800 प्रतिदिन और अगर वो ऑक्सीजन बेड पे रहता है तो 7800 प्रतिदिन और अगर वो वेंटिलेटर पे रहता है तो 1900 प्रतिदिन। तो अभी आप सुन रहे थे हापुड़ जिले के जिलाधिकारी अनुज सिंह को, जो कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से परेशान लोगों के लिए अस्पतालों की रेट लिस्ट बता रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं डीएम साहब का वो बयान जिसमें कार्रवाई का जिक्र है। इसमें हमने दो चीज़ें कर रखी हैं। एक तो कि जो ये दर है वो सभी अस्पतालों के बिलिंग काउंटर पे बहुत क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है। जब भी पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है, जहाँ पे पेशेंट अपना अंतिम बिलिंग करता है, वहाँ पे बहुत ही प्रमुखता से इसको डिस्प्ले किया गया है। आप किसी भी अस्पताल में देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसे डिस्प्ले करा है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत होता है, इन स्टैटिक मैजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई शिकायत हमारे पास भी आती है तो उसको भी हमने तुरंत समाधान। तो आपने डीएम साहब को सुन लिया। डीएम साहब ने साफ किया कि अस्पतालों में चल रही लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार के फरमान और अस्पतालों को एडवांस नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है। लेकिन डीएम साहब के बयानों के बिल्कुल उलट आपको न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद वो हकीकत दिखाएंगे जिसमें दावा तो किया जाता है कि अस्पतालों का रेट सिस्टम ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन सच्चाई तो मानो कोरे कागज के जैसा है, जिस पर लिखा तो सब कुछ है लेकिन पढ़ कोई नहीं सकता है। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद लुटेरे अस्पताल का नाम पता जान लीजिए, जहां कोविड मरीजों से इलाज के नाम पर मनमानी और मोटी रकम लूटने का खेल खेला जा रहा है, वो भी शासन प्रशासन के नाक के नीचे। तो अब न्यूज वन इंडिया हापुड़ के उस अस्पताल का खुलासा करने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इस अस्पताल को। ये अस्पताल है हापुड़ जिले का जीएस मेडिकल कॉलेज। जीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल 1 मई 2017 को स्थापित किया गया था।
और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल एफिलेटेड है। अस्पताल को अभी जयपाल सिंह शर्मा ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसे 2013 में गंगा शरण शर्मा ने 22 अक्टूबर 2013 में बनाया था। अभी इस अस्पताल का संचालन गंगा शरण शर्मा के बेटे अंकित शर्मा कर रहे हैं। कोरोना के विकराल प्रकोप के बाद हापुड़ के इस जाने माने अस्पताल को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया और कोविड मरीजों के लिए इस अस्पताल में रेट भी फिक्स कर दिए गए। बावजूद इसके महामारी काल में लूट का उत्पात मचाने वाले गिद्धों को सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम से। तो देखा आपने इस वक्त क्या हालात है अस्पतालों में, जिसे कंप्लीटली कोविड ट्रीटमेंट में बदल दिया गया था। जहां पर सरकार ने एक रेट तय किया था, वहां पर डबल ट्रिपल वसूली की जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल में तो वही जो सरकारी रेट है वही दिए जाते हैं, लेकिन जो बार बार उन मरीजों से जो अपने परिजनों को खो रहे हैं, उनकी जानें जा रही है, जो एडमिट कराने के लिए आ रहे हैं, जो पहले से ही इतने बुरे हालात में हैं, उनको अगर डबल पैसा देना पड़े तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हमारे साथ दो हमारे संवाददाता निशांत शर्मा, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत शर्मा, क्या जानकारी मिल पा रही है? अस्पतालों का जायजा साफ तौर पर आपने लिया होगा, देखा होगा। एक तो सरकारी रेट तय है, लेकिन जो दूसरे रेट लिए जा रहे हैं उन मरीजों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? और यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बिल में वही रेट लिखे जा रहे हैं जो सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। देखिए कंचन, हम तस्वीर सबसे पहले उस मनमानी करने वाले अस्पताल की तस्वीर दिखाएंगे। उसके हम उसी अस्पताल पर मौजूद हैं और जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है अस्पताल, और जिस तरीके से सरकार ने जो रेट दिए हैं और उसके बाद भी मनमानी कर रहा है। पहले तस्वीरें मैं कुछ दिखाऊंगा न्यूज़ वन इंडिया पर अपने दर्शकों को कि आप देखिए, यही वो अस्पताल है, देवनंदिनी अस्पताल है, जो हापुड़ का मशहूर अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल के अंदर जिस तरीके से जो खूबिया कैमरे में तस्वीरें हमारी टीम ने कैद की हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं इस अस्पताल की पोल खुलती नजर आ रही है। लेकिन इस अस्पताल के साथ साथ यहाँ के अधिकारियों की भी पोल खुलनी चाहिए, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खुलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये अस्पताल कोई ऐसे तो नहीं चल रहा या कोई भी ये कालाबाजारी कर रहे हैं तो यहाँ के अधिकारियों की बिना संज्ञान के नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग का खेल है। अगर ये सेटिंग है तो तभी ही ये ऐसी खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरीके की कोई भी कालाबाजारी नहीं की जाएगी, और जैसे कोविड के यहाँ पर मरीज लगातार एडमिट किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड के मरीजों को एक रेट लिस्ट निकाली गई है। खुद यहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने खुद कहा है हमारे कैमरे पर कि एक रेट लिस्ट तय कर दी गई है जिसमें 7800 रुपये तय किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक मरीज से बिना अपनी मनमानी करते हुए 15 से 20 हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जिस तरीके से संक्रमण चल रहा है, लोग आपदा के समय लोग परेशान हैं, आत्मदाह करने को तैयार हैं, इतनी स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन बहुत बेहद खराब स्थिति देखने को मिल रही है, और इन सबके बीच में कालाबाजारी का ये खेल जो सरेआम हम सबके सामने आ रहा है, वो कई सारे सवाल प्रशासन पर खड़े कर रहा है कि आखिर जिला अधिकारी इस वक्त क्या कर रहे हैं, पुलिस सिस्टम क्या कर रही है। मोहम्मद ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएस मेडिकल कॉलेज से। मोहम्मद ताहिर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो 2 गुने और 3 गुने दाम जो प्राइस और बिल वसूले जा रहे हैं, उस पर क्या इनको मिल पा रहे हैं? तो डीएम ने साफ तौर पर बताया है कि जो प्राइवेट कॉलेजों को कोविड के लिए निर्धारित किया है, चयनित किया है, उनमें एक जो सरकारी रेट है और सरकारी रेट के हिसाब से ही जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको पैसे लेने के लिए कहा गया है। उसके बावजूद भी जो न्यूज़ वन इंडिया की खुफिया टीम है, खुफिया टीम ने जो पूरी जो है पड़ताल की है, जिसमें जो सच निकल के आया है कि जो मरीज हैं, जो करते हुए कोरोना पेशेंट है, उनके जो परिजनों से है दुगनी चौगनी जो है रकम जो है वो अस्पताल जो है द्वारा जो है ली जा रही है। बिल्कुल, तो ये जो है दोगुनी रकम ली जा रही है, अस्पतालों द्वारा ली जा रही है, और कई सारे सवाल
इस पर भी खड़े होते हैं। चलिए अब आप जीएस अस्पताल और हापुड़ के देवनंदी अस्पताल का वो स्टिंग ऑपरेशन देखिए जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है और ये पोल खोल रही है उन दावों की जो ये बताते हैं कि प्रदेश में इल्जामिया सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। देखिए अस्पतालों में किस तरह अवैध धन उगाही करने वालों की पोल खोलने वाला स्टिंग ऑपरेशन, और उसके बाद कई सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। क्या है जो गवर्नमेंट का है हाँ ट्रैवल उसमें कुछ कम कर रहे हैं। मतलब जो गवर्नमेंट का उससे भी कम कर लें। हाँ जो मतलब ऐसे गवर्नमेंट रिकमेंड करा है, हाँ जैसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है 2-4 दिन से आदमी, अच्छा उनका केस नहीं समझ रहा, यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, अच्छा उसमें कुछ कम है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, और थोड़ा बहुत फर्क भी ऐसे बचते रहा है। कितना ले रहे पर डे का? अभी कुछ नहीं, पर डे का तो इन्होंने वो बना रखा 7800 रुपये तो है बेड का ICU वाला। 15 से 20 हज़ार रुपये पड़ रहे सबका है 15 से 20 हज़ार 15 से 20 हज़ार का नहीं, तो ये तो जैसे 7800 रुपये का है तो ऊपर नहीं ले सकते। क्या चीज़ जी? जैसे 7800 रुपये है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में नहीं है ना, नहीं प्राइवेट भी इतने पैसे ले सकते हैं ना, इससे ऊपर नहीं बना के दे सकते। नहीं जी हमें तो 15 से 20 हज़ार रुपये पता है। डेली के 20 हज़ार। हाँ कितने दिनों के पेशेंट को आपके हाँ दूसरा दिन है जी, हैं? दूसरा दिन है जी। तो आप मतलब प्राइवेट में आए थे या सरकारी में कैसा है? प्राइवेट में आए जी। अच्छा प्राइवेट में भी ये है 7800 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 7800 रुपये क्या था सर? 20 हज़ार तो यार 15 से 20 हज़ार तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब तुम देख लो इनके भाई साहब भी गए हैं, 1 लाख 6 दिन में गए हैं, 1 लाख कुछ रुपये का हिसाब है। बिल दिया भैया कुछ अभी तक ना? हमारे तो हो गया पेशेंट का क्या नाम है आपके? प्रेमचंद। अच्छा एडमिट कब किया था? मैंने परसों रात करा था। अच्छा तो एडवांस भी जमा किया कुछ? हाँ एडवांस कर रखा है। कितना? 50,000 हैं? 50 भैया अपने हबीब भाई जी जी कितने दिन रहे हैं? 6 दिन रहे। तो इन्होंने मतलब कितने पैसे पर डे के हिसाब से पैसे लिए? ये पैसे कितने दे गए हैं वो तो यही जाने नेताजी, अच्छा लेकिन बिल इन्होंने इतना कह दिया सर ये पक्का बिल ना दे रहे, कच्चे ही दे रहे। अच्छा ऐसे कच्चा दे रहे हैं। हाँ। पर डे कितने पैसे? देखिए कितने बैठ गए तुम लगा लो, 6 दिन हैं हाँ और 79,000 कुछ रुपये का बिल बनाया इन्होंने। 80,000 रुपये। हाँ 80,000 रुपये। तो क्या पेमेंट जमा किया इन्होंने, क्या किस तरीके से इलाज कर रहे हैं? सर पेमेंट का मुझे उस टाइम पे ये बताया गया था कि अभी आपको हार्ड कैश देना होगा 2.5 लाख रुपए अच्छा है पहले ही। अच्छा एडमिट कर आप अगर कैश कर सकते हो 2.5 लाख दे सकते हो तो आपको बेड अवेलेबल करा देंगे। अच्छा गाजियाबाद से आएगा पेशेंट यहाँ। कोविड वाला हाँ कितने पैसे? तुम्हारा ऑक्सीजन लगेगी उनको? हाँ सब ऑक्सीजन कुछ। लगेगी, ऑक्सीजन आपकी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो ऑक्सीजन के जो उससे आएगा वो नर्सिंग वाला होगा, अच्छा 2,000 रुपये अलग है, ऑक्सीजन के वो अपने आप लगाएगा, अपने आप लगाएगा, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो यहीं से मिल जाएगा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सब मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर बात हो गई आपकी? हाँ हो गई, कह रहे हैं कह रहे हैं। ठीक है। तो आप एम्बुलेंस का खर्चा बताओ। बताओ ना। एम्बुलेंस का है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हाँ गाजियाबाद से यहाँ तक का, यहाँ तक। खाली एम्बुलेंस का लाने का। हाँ तो 2,000 उसके वो तो उसके हैं ज़्यादा ऑक्सीजन। मांग लो, 8,000 रुपये। मतलब 6,000 आपके, 2,000 ऑक्सीजन के, 8,000 रुपये 6,000 का तुम्हारा यहीं बिल कटवा दिया जाएगा वो हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से उसका बिल तुम्हारा अलग कट जाएगा ऊपर। क्या नाम है इसका अस्पताल का? GS मेडिकल कॉलेज। GS मेडिकल कॉलेज। ये तो पिलखवा है ना? हाँ जी। अब हापुड़ जिले में कालाबाजारी करने वाले दूसरे अस्पताल से भी पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं कि हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में किस तरह से लूट खसोट का खेल खेला जा रहा है। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर श्याम और डॉक्टर विमलेश हैं और इन दोनों संचालक मालिक डॉक्टरों को सरकार द्वारा तय किए गए इलाज के दाम पसंद नहीं आ रहे हैं और यहाँ भी लाचार मरीजों के साथ लूट का घिनौना खेल खेला जा रहा है। हमारा 20 से 25 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा आ रहा है। 20 से 25,000। ठीक है, ना तो हम आपको कोई बिल देंगे फिलहाल, ना ही कोई रसीद देंगे, और आपको 50 हज़ार रुपये एडवांस जमा करा देंगे। ठीक, और
आधे का जब भी देंगे हम आधे का ही बिल देंगे आपको जो भी आप। अच्छा भैया, सुनने में आया तो वो गवर्नमेंट की तरफ से 7800 रुपये है, कोई गवर्नमेंट देती है कोविड वालों को, कोविड वाले हॉस्पिटल को 7800 रुपये। बिल तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन जो हमारे अदर सोर्स के खर्चे हैं, जैसे हमारी सर्विस है, हमें कोई चीज़ 5 रुपये में हमें 10 की जगह मिल रही है, वो भी तो हमारे खर्चे निकालने पड़ेंगे ना। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड मरीजों और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए रेट तय किए हैं। सरकार के आदेशों के मुताबिक आइसोलेशन के लिए 4500 रुपए, आईसीयू बेड के लिए 7800 रुपए और वेंटिलेटर के लिए 9000 रुपए प्रतिदिन लिए जा सकते हैं। लेकिन जीएस मेडिकल कॉलेज और देवनंदिनी अस्पताल लोगों से मनमाना रुपया वसूल रहा है और बिल देने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बिल देने के नाम पर तो अस्पताल वालों को सांप सूंघ जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो भी अस्पताल वालों का रसूख दर्शाता है कि उनके सामने शासन और प्रशासन के कोई मायने नहीं, मायने हैं तो सिर्फ और सिर्फ धन दौलत की, जो इन गिद्धों के गैंग को लेकर ये सिद्ध करता है कि प्राण जाए पर रकम न जाए। हापुड़ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर के साथ अवनीश पवार की रिपोर्ट। हमारे ये सिंग ऑपरेशन देखा आपने। आप देखिए इन सबके बीच जो तस्वीर हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह देश में ये महामारी फैली हुई है, कोविड से कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, एक जंग लड़ी जा रही है, वैक्सीनेशन को लेकर बार बार चर्चा की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच अगर अस्पताल मनमानी करते हैं और इस तरह खुलेआम डीएम के सामने अगर सीएमओ की बात की जाए तो उनकी नाक के नीचे इस तरह की हरकत की जाती है, तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं, क्यों हापुड़ की जनता के साथ आज इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया एसपी से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पूर्व महासचिव जुड़े हुए हैं और रतन कुमार रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं नवीन जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि ये सरकार ने एक रेट तय किया है, लेकिन एक दूसरा भी रेट है जो हम सबके सामने निकल कर आया है। वो रेट जो अस्पताल तय कर रहे हैं, डबल ट्रिपल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लोग मर रहे हैं, कौन मॉनिटर करेगा ये सब सर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो रेट तय किए हैं, सरकारी सीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी ही जिम्मेदारी है कि कहीं से शिकायत अगर आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों से शिकायत आई, कई स्थानों पर छापा मारे गए, पकड़े गए लोग। यहाँ लखनऊ में जहां मैं बैठा हूँ, 3 यहाँ पर ऐसे बड़े अस्पताल थे जिनकी शिकायत मिली थी, यहाँ पर छापा मारा गया, चीजें पकड़ी गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से धन्यवाद है आपको कि आपने हापुड़ की जो घटना दिखाई, मरीजों के साथ जिस प्रकार से अस्पताल अन्याय कर रहे हैं, घोर अन्याय जिसको कहा जाए, और वहां का प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से वहां पर भी जो लोग इस तरह की कार्रवाई करें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं बताना चाहूंगा कि इस कोरोना आपदा काल में उत्तर प्रदेश में अनुराग भदौरिया किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमने एक रेट तय कर दिया है, अब ये डीएम के अंडर आएगा, ये सीएमओ के अंडर आएगा कि वो देखें उनके जिले में क्या हरकतें हो रही है। लेकिन इस तरह अंधाधुंध लगातार डबल पैसे लेना, ट्रिपल पैसे लेना और बिल में वही अमाउंट लिखना जो सरकार के द्वारा तय किया गया है, क्या दर्शाता है? इस महामारी से लोग वैसे ही जूझ रहे हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार खुद ही झूठ बोलती रहती है, तो फिर बताओ फिर आगे किसका दोष दें? पहले सरकार तो अपने आप को सुधारे। सरकार तो कम से कम जनता के सामने सच बताया करे हमेशा। जिस तरह की आप देखा, जिस तरह की सरकार यहाँ पे लगातार कोरोना काल में फेल हुई है और सरकार ने फिर झूठे झूठे यहाँ पे सपने दिखाए कि नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो जब सरकार इस तरह की बातें करेगी तो जाहिर सी बात है फिर हॉस्पिटल वालों को एक थोड़ा सा मिल जाता है, एक उनको सह मिल जाती है कि जब सरकारी झूठ बोल रही है, सरकारी आंकड़े झूठ परोस रही है, तो वो भी उसी में आस्ते से इधर उधर करके अपना काम चला रहे हैं।
तो सरकार अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, सरकार का चेहरा साफ हो, सरकार जो आंकड़े दे रही है, मौत के आंकड़े, या जो वहां कोरोना से लोग परेशान है, या गांव में जो जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है, गांव में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो वो आंकड़े सरकार सच तो रखे, सरकार अपने आप को तो साफ सुथरा दिखाए। जब हम कहते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के या बीजेपी के लोग कहने लगते हैं, नेता कहने लगते हैं नहीं समाजवादी इसलिए कर रहे हैं। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह रहा है, जिसको आप चिल्लाते घूम रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि हमारा तो WHO ने हमारे गांव की व्यवस्था की तारीफ की है, WHO ने तारीफ की है, WHO ने तारीफ की है, यही गुणगान करते घूम रहे थे। अब हाईकोर्ट ने, हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि नहीं, ये पूरा का पूरा कस्बे, उत्तर प्रदेश कस्बे और गांव राम भरोसे हैं, इसके मतलब वहां कोई व्यवस्था नहीं है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कोई इलाज नहीं मिलने वाला। जब माननीय हाईकोर्ट कह रहा है कि वहां राम भरोसे हैं ये लोग, तो सोचो इनकी व्यवस्था क्या है। डॉक्टर डीआर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएमए के पूर्व महासचिव हैं। डॉक्टर डीआर, मैं समझना चाहूंगी आईएमए का कितना राइट, कितना रोल होता है इस तरह डॉक्टर्स जो अस्पताल इस तरह काम कर रहे हैं, महामारी से देश जूझ रहा है, उन पर एक्शन लेने का। क्या पहले कभी आईएमए की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई की गई है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, हम लोगों ने अपने मेंबर्स को ये साफ कहा हुआ है कि हम लोगों का जीवन इन मरीजों के लिए है और हम देश के साथ हर बीड़ा उठाने को तैयार हैं। किसी प्रकार की भी एक्टिविटीज में हमें अपने आप को नहीं जाना है, और अगर कोई भी डॉक्टर इस प्रकार का गैर कानूनी काम करता हुआ या एक्सटॉर्शन करता हुआ पाया जाता है, उसकी हमारे पास सलाह अगर जब आ जाती है, कंप्लेंट प्रूव हो जाती है, तो हम उसको अपनी मेंबरशिप से निकाल देते हैं। देखिए, हमारी बॉडी एक एनजीओ की तरह काम करती है, हम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का काम, लेकिन हाँ, हम अपने लिस्ट के अंदर उन लोगों को एक तरह का ब्लैक लिस्ट करके दे देते हैं कि तुम लोगों ने डॉक्टर समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया है, जिसको लोग डॉक्टर समझ, भगवान समझ के आते थे, हमने उनके साथ ठीक नहीं किया। तो अगर सरकार ने जो रेट दिए हैं, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है उसको पालन करें, बिल्कुल, और उससे और उसी के अकॉर्डिंग चले। रतन जी, ये समझाइए कितनी शासन प्रशासन कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देखिए, ये तो सीधे तौर पर सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार ने कुछ रेट तय किया है, वहां अस्पतालों में वैसे ही मरीज पहुंच रहे हैं, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे, किस मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति उनकी क्या होगी, ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी बनती है, डीएम की जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। जी, देखिए, इसमें जिम्मेदारी लेने से किसी को नहीं भागना चाहिए। ये जरूर है कि सारी व्यवस्था करने के बाद भी इस तरह के लोग, ब्लैकमेलर या इस तरह के करप्ट हॉस्पिटल्स या इस तरह के एक्सटॉर्शन करने वाले हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए 3 तरह की बात है। एक तो यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की टीम है उसको ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, और गिने अस्पताल होते हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट में हापुड़ में देखें तो 50-100 हम लिस्टिंग कर सकते हैं और उनका एक सेक्टर जोन बना करके किसी अधिकारी को दे सकते हैं कि वो क्या हो रहा है वहां, दिन में एक बार जरूर विजिट करें, प्राइवेट विजिट करें, प्राइवेट इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, हमारा एलआईयू डिपार्टमेंट है वो जाके देखे, जो काम आप कर रहे हैं वो हमारा एलआईयू डिपार्टमेंट भी कर सकता है, और इनके खिलाफ आईपीसी की बड़ी बड़ी धाराएं बनी हुई हैं, उसको लगा करके इनको जेल भेजा सकता है। 2 चीजें और हैं। एक, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आईएमए इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर आईएमए को साहस है और आईएमए ये चाहता है कि फेयर वर्क हो, तो वो ब्लैक लिस्ट करने का, आईएमए तो एक एसोसिएशन है, ब्लैक लिस्ट कर देंगे तो उनका क्या नुकसान होगा, वो तो अपना गलत काम करते रहेंगे। इनको साहस है तो ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखे कि उनका उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। इनको ये करना चाहिए जो असली काम है। तो ये विड्रॉ कह रहे हैं कि नहीं हम उनको हटा देते हैं, तो ये बात तो उचित नहीं है, सामाजिक जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है। और तीसरा ये है कि जो जितना भी वहां का मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स का आईएमए एसोसिएशन है, उसकी खुद की टीम भी बननी चाहिए कि हमारे इतना अस्पताल हैं, और लेकिन नवीन श्रीवास्तव जी देखिए, और उनको भी देखना चाहिए अगर वो सामाजिक जिम्मेदारी समझते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी देखिए, सरकार तो बहुत बातें कर रही है कि कालाबाजारी पर रोक होनी चाहिए और जो भी ये इस तरह के काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कब? अगर ऐसा होता तो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और इस तरह अस्पतालों में दाम लगातार बढ़ते नहीं जा रहे होते। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत आ गई है इस वक्त। देखिए, निश्चित रूप से शुरुआती दौर में जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा, ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी कालाबाजारी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, लेकिन तत्काल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनके खिलाफ एनएसए रासुका लगाई जाए
और उत्तर प्रदेश में 200 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें कुछ मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए लोग थे, कुछ अस्पतालों से जुड़े हुए लोग थे। उनकी गिरफ्तारी की गई, ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए, इंजेक्शन बरामद किए गए और लगातार हमारे एसटीएफ इसी बीच रोकना चाहूंगी नवीन जी आपको, रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सीएमओ हापुड़ से। रेखा जी, ये क्या तस्वीरें हम देख रहे हैं? इन अस्पतालों में जो ये 2 गुने और 3 गुने दाम लिए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लोग मर रहे हैं, मौत पर वसूली की जा रही है। यहाँ पर 7,000 की कुछ तय किया गया है सरकार की तरफ से, और किस तरह अस्पताल 15,000 20,000 का बिल बनाकर दे रहे हैं और बिल में 7,000 लिख कर दे रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? नहीं, इसमें हमारे यहाँ सभी प्राथमिक स्टेशन है और डीएम साहब की तरफ से अस्पतालों में लगवाते हैं, और हम लोग जो है उसमें नोडल हैं जिन्होंने बिल बीच में जारी की, और अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो वो भी करीब नहीं, क्योंकि आज भी मैंने ऐसे 10 इनके जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई पेशेंट कंप्लेंट ना करे, तो मैंने 10 जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनकी लिस्ट करवाइए और फोन पता करा जाएगा कि आपसे ज्यादा चार्जेस। रेखा शर्मा जी, खौफ क्यों नहीं है अस्पतालों में इस तरह के काम करने का? मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है इस वक्त? जो काला बाजारी का ये धंधा है लगातार देखने को मिल रहा है जब से महामारी शुरू हुई है, कभी रेमडेसिविर पर, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर पर, तो कभी मौतों की वसूली करते हुए। क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रही है? क्यों नहीं डर है? क्यों, क्या सीएमओ का डर नहीं है अस्पतालों को? क्या आप निरीक्षण कर रही है? क्या आप संपर्क में है अस्पतालों के जो इस तरह की वसूली कर रहे हैं? हेल्थ का भी है, स्टेशन का है, एक को डीएम साहब ने नोटल बना रखा है, और वो जाते हैं और अगर कोई पेशेंट शिकायत करता है या कुछ पे आता है तो तुरंत उन पे कार्रवाई भी की, और अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाएगा तो उन पे बिल्कुल उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर उनको कोविड केयर हॉस्पिटल हम लोग अपने यहाँ से ही नोटिफाई करा देते हैं। नहीं, क्या एक्शन लिया जाएगा आप ये बताइए कि इन अस्पतालों पर, जीएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर और देवनंदिनी हॉस्पिटल पर क्या एक्शन लेंगे आप? उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उनको कोविड केयर से डी नोटिफाई कर जाएगा अगर किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अनुराग भदौरिया यही खड़ा होता है कि खौफ नहीं है लोगों में। अगर ये धांधली चल रही है, कालाबाजारी चल रही है, तो वो लगातार जारी है। कोई खौफ नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लोग मर रहे हैं, उस पर पैसे लिए जा रहे हैं, 2 गुने 3 गुने पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, इनके जैसे अभी सीएमओ साहब कह रही थी, अगर कोई इस तरह का हॉस्पिटल कोई काम कर रहा है या कोई कालाबाजारी कर रहा है या कोई समाज के अंदर में अपने जैसे रेमडेसिविर है या गैस के सिलेंडर स्टॉक कर रहा है, उस पे तो सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार की कमी की वजह से जिन लोगों की मौतें हुई उन सरकार पे कार्रवाई कौन करेगा ये बताओ? सरकार की नाकामी की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई थी, यहाँ पे बेड की कमी हुई, वेंटिलेटर की कमी हुई, यहाँ हॉस्पिटल बेड नहीं मिला, तो बताइए यहाँ एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचा और लोग तड़प तड़प के उनकी मौत हो गई, तो उस पर सरकार पे कार्रवाई कौन करे? ये भी तो सरकार बताए ना कि सरकार की नाकामी की कार्रवाई किसके ऊपर होगी? एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ऑपरेशन लूट देखिए जिस तरह से एक तरफ तो जहां लोगों की मौत हो रही है, लगातार आंकड़ा आपके और हमारे सामने है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं जो वसूली कर रहे हैं, जो सरकारी रेट तय किया गया है उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा प्राइस ले रहे हैं और बिल में वही सरकारी रेट सामने लिखकर हमारे पास आ रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? हमारे संवाददाता अवनीश पवार ने जीएस हॉस्पिटल के मैनेजर आशीष शर्मा से कोविड मरीज के लिए बेड के लिए बात की। सुनिए, जीएस हॉस्पिटल के मैनेजर ने बेड के लिए कितने पैसे की मांग की। आप अपने पेशेंट को ले आइए सर, आप ले आइए, जब लाना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4-5 घंटे में जब भी शाम तक ले आइएगा। सर ये है कि जब आप पेशेंट को एडमिट करेंगे, आपको पहले सर सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। ठीक है सर। 1 लाख के बाद सर जो आपकी बिलिंग होगी, फिर हम आपकी बिलिंग 7800 रुपए के 7800 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट के रेट है। सर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट रेट के हिसाब से हम आपकी बिलिंग करेंगे 7800 रुपए के हिसाब से, और लेंगे 12,000। जो सर अब जो हमारा जो मैंने आपको बताया, हमारा 15,000 रुपए हॉस्टल खर्चा आ रहा है ना सर, हाँ। उसको हम उसमें एडजस्ट करते हैं, जो आप 1 लाख रुपए जमा करवाएंगे। अच्छा, उसका बिल नहीं मिलेगा सर आपके।
सुना आपने किस तरह पैसा जमा कराने की बात सामने रखी जा रही है। और डॉक्टर डीआर देखिए, एक सवाल कई सारे आईएमए पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं याद है कि पहले आईएमए की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की गई हो, क्योंकि आपके पास वो अधिकार होते हैं। जब अस्पताल इस तरह पैसा वसूली कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसका स्टैंड किया जाता है या मेडिकल काउंसिल में उसके लिए लेटर लिखा जाता है और साफ तौर पर उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की जाए। किसी भी डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करते अगर वो गलत कार्य में मशगूल होता है। और रहा सवाल, हमारी एक एनजीओ है, हम उसकी रिकमेंडेशन हम एमसीआई को या स्टेट मेडिकल काउंसिल को करते हैं। पनिशमेंट देना स्टेट मेडिकल काउंसिल का काम है, ना कि आईएमए का काम है। अब दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमने हर वक्त सरकार से एक बात ये कही है कि जब भी आप किसी प्रकार की कोई रेट फिक्स करते हैं, आप हर जगह पर, हमारी आईएमए की ब्रांच है, आईएमए के एक डॉक्टर को अपने साथ बिठाइए, स्टेट में बिठाइए या डिस्ट्रिक्ट में बिठाइए, उनके साथ आप देखिए जो लोग ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है। कई जगह पर मैं आपको एक नहीं कई एग्जांपल दे सकता हूं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ये मैं दोबारा कह दूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार के कुछ लोग अपनी मनमानी से रेट फिक्स कर देते हैं। उनको पता है कि ये चीजें मिल नहीं रही हैं। अगर जब आज डॉक्टरों को जिस वक्त, लेकिन डॉक्टर जी यार इतना समझाइए, आईएमए का अधिकार कितना होता है? हमारा जो मेन अधिकार मैंने बताया ना कि हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द वेलफेयर ऑफ द डॉक्टर्स एंड फॉर द सोशल वर्क फॉर द पब्लिक। हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। हम अपनी एसोसिएशन उसका नाम स्क्रैच कर देते हैं, हम उसको हटा देते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट भी करते हैं और मेडिकल काउंसिल को या स्टेट मेडिकल काउंसिल को हम रिकमेंड भी करते हैं कि इस एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द डॉक्टर। इसके अलावा हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हम बार बार एक कहते हैं कि जब भी आप कोई चीज फिक्स करते हैं तो आप डॉक्टर को साथ बिठाइए और आप उनसे बात तो कीजिए कि क्या फिक्स करने वाले हैं। ठीक है नवीन जी, देखिए सवाल कई सारे उठ रहे हैं और ये क्योंकि सरकारों को तो हमने देखा है कि सरकारें कह रही हैं कि कालाबाजारी पर रोक होनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी रोकथाम लाने में हम सफल नहीं रह पाए हैं सर। देखिए कंचन जी, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन सब की कालाबाजारी पर तो बहुत हद तक नियंत्रण हो गया है। अब ऐसी घटनाएं नहीं प्रकाश में आ रही हैं, लेकिन निजी अस्पतालों द्वारा ओवर चार्जिंग की शिकायतें कई स्थानों से आ रही हैं। बनारस में भी स्थानीय प्रशासन ने कई अस्पतालों को नोटिस दिया है, उनकी जांच की जा रही है। लखनऊ में जांच के दौरान 3 अस्पतालों में कमियां पकड़ी गई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हापुड़ की घटना आज आपने दिखाई, ऐसे कई स्थानों पे है। मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि प्रशासन रेट तय करने के समय डॉक्टर से क्यों नहीं सलाह लेता है। मैं जहां तक लखनऊ की मैं जानता हूं कि लखनऊ में जो रेट तय किए गए, स्थानीय प्रशासन ने जो अस्पतालों के मुखिया थे उनके साथ बैठ के बातचीत करके 3 कैटेगरी में अस्पतालों का विभाजन किया गया, उस हिसाब से और किस कैटेगरी के शहर है उस हिसाब से रेट तय किया गया है पूरे प्रदेश के लिए। दूसरी बात, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कंचन जी, बार बार चर्चा हो रही है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र नहीं है, व्यवस्थाओं को लेके उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि गांव के शहरों की व्यवस्थाएं राम भरोसे है। मैं ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि कहा है, हाँ कहा है, उसी को मैं कह रहा हूँ। 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई और उत्तर प्रदेश में पहला मरीज पाया गया तो उत्तर प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी और न एक भी बेड उपलब्ध था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक टेस्टिंग लैब में हम 2.5 लाख से अधिक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। 2 लाख बेडों की व्यवस्था हमने की। हाईकोर्ट ने ये जो निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करिए, जिलों में 20 एम्बुलेंस, गाँव में 2 एम्बुलेंस करिए, हम को लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन जी, क्या हम गांव तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि आंकड़े तो हम देख ही रहे। देखिए जब जिलों का ये हाल है तो मैं क्या आपसे गांव की बात करूं, अस्पतालों में इस तरह सरेआम बिल सरकारी रेट पर देकर पैसा वसूली डबल किया जाए तो मैं गांव की क्या उम्मीद कर सकती हूँ? वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हमारे और आपके सामने एकदम क्लियर है। ये उत्तर प्रदेश का आज मैं देख रही थी कि जैसे ही स्लॉट ओपन हुआ 22 तारीख तक के लिए वैक्सीनेशन के स्लॉट्स फुल हो गए हैं। अब बताइए, आधे घंटे जो रजिस्ट्रेशन खुलता है उसका समय आज 18 तारीख है, 22 तक स्लॉट फिल है। देखिए कंचन जी, मैं 2 चीजें बताऊंगा। एक तो जांच की बात जहां तक है, गांव में उत्तर प्रदेश में आज की तारीख तक 4.5 करोड़ से अधिक जांचें हुई हैं। इसी बीच आपको बता दें, न्यूज़ 1 इंडिया के ऑपरेशन लूट का बड़ा असर देखने को मिला है।
न्यूज वन इंडिया से हापुड़ सीएमओ रेखा शर्मा ने कहा कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होगी, मामले में हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, हमने जब उनसे सवाल किया था हापुड़ की सीएमओ रेखा शर्मा से कि क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा, तो रेखा शर्मा ने कहा कि रजिस्ट्रेशन अस्पताल का रद्द होगा और लूट करने वाले हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीधा रुख करते हैं निशांत शर्मा का। निशांत शर्मा, देखिए खबर का बड़ा असर हुआ है, जिस खबर को आपने प्रमुखता से दिखाया था, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं और इस वक्त मैं देख सकती हूं आपको कि आप डीएम हाउस के बाहर खड़े हुए। रेखा शर्मा जी से हमारी बातचीत भी हुई थी और हमने उनसे सवाल किया था कि भाई क्या एक्शन लेंगी आप, लगातार ये धांधलेबाजी चल रही है, तो एक अहम जानकारी ये मिल पा रही है कि रजिस्ट्रेशन रद्द होगा इस अस्पताल का। देखिए कंचन, हमने भी यहाँ के जो डीएम हैं अनु सिंह, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। हमारे जो टीम है उन्होंने खबर चलाने से पहले भी डीएम अनु सिंह का संज्ञान लिया था और जिसके बाद अब खबर चलाने के बाद भी हम लगातार जो ऑपरेशन चला रहे हैं उस समय हमने बात करने की कोशिश की और हम इस समय डीएम आवास पर ही मौजूद हैं। कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा कि न्यूज वन इंडिया के कैमरे पर जो अनु सिंह का ये डीएम है, ये आवास है उनका, और इसी आवास पर हमने बात करने की कोशिश की थी, जहां डीएम साहब से हमारी फोन पर भी बात हुई। उनका खुद कहना है कि पूरे मामले में आपके रिपोर्टर ने मेरा रिएक्शन लिया था खबर चलाने से पहले, लेकिन अब इस पूरे मामले में इसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उनका कहना है कि कल मैं पूरे मामले में अपडेट दूंगा और अगर जो कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं इस खबर का संज्ञान लिया है खुद डीएम ने और डीएम ने खबर का संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया और यही हमारा मकसद रहता है और इसीलिए हम इन खबरों को दिखाते हैं कि देखिए हम चाहते हैं कि जनता का सरोकार हो और हम वहां तक पहुंचे जहां पर इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह की धांधली देखने को मिल रही है। नवीन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, देखिए एक अच्छी जानकारी तो मैं यहाँ पर ये दे दूं कि रेखा शर्मा जी जब हमारे साथ जुड़ी हुई थी तभी उन्होंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डीएम आवास के बाहर से हमारे रिपोर्टर निशांत भी मौजूद थे जिन्होंने बातचीत की है और ये आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अभी भी ऐसे जो अपनी मनमर्जी से पैसा वसूली कर रहे हैं, मौतों पर वसूली की जा रही है, उनके मन में हम डर क्यों नहीं पैदा कर पाए हैं? अभी तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए लोगों की इस महामारी से लड़ने के लिए। देखिए निश्चित रूप से कार्रवाई भी चाहिए। हमारे पास देखिए कंचन जी संसाधन भी बहुत सीमित है, डॉक्टरों की संख्या कम है। हम डॉक्टर को भगवान मान के पहले उनके ऊपर भरोसा करके कि उनके जिम्मे जो है सरकार ने मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी दी, लेकिन कोई अगर उसको हम भगवान मान रहे हैं और भगवान के स्वरूप के स्थान पर कोई दूसरा स्वरूप कर ले रहा है तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई हमने कई स्थानों पे की है, यहाँ भी की है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज वन इंडिया और आपकी टीम को, आपके संवाददाताओं को, कि उन्होंने जनहित के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेके एक खबर चलाई और उस पर हमारा प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा, इसका मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। डीएम सीएमओ की बात आपने दिखाई, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो लोग भी देख रहे हो इस प्रकार की कालाबाजारी में लिप्त हो, आज से सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, अपनी बदमाशियों को छोड़ दें, अन्यथा उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई, एनएसए, रासुका, उनका रजिस्ट्रेशन, जो भी वैधानिक हो सकती है वह सारी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। ठीक है डॉक्टर डीआर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है जो हमारे सामने आया है। कई बार अस्पतालों ने इस तरह पैसे ज्यादा लिए हैं मरीजों से और इससे पहले जो भी केसेस हुए हैं, कितने अस्पतालों को लेकर आप लोगों ने मेडिकल काउंसिल को पत्र लिखा है? देखिए हमारे पास जितने, मैं आपको बताऊं, एक वक्त के ऊपर 139 लास्ट टाइम एक केस हुआ था, 139 डॉक्टर्स की हमने कंप्लेंट की थी और हमारे कम से कम तो 35-36 डॉक्टरों के लाइसेंस भी हमने कैंसिल करवाए थे। तो ये नहीं कि हम आपको फिर कह रहे हैं कि हम उन डॉक्टरों का साथ आईएमए कभी नहीं देती है और जो लोग इस प्रकार की कार्य में रहते हैं, लेकिन एक्शन, जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, वो कानून वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सरकार को पूरा हक है, अच्छा सरकार ने लाइसेंस के ऊपर साइन किया, सरकार को पूरा हक है, उन्होंने उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, उनको कैंसिल करे। जो डॉक्टर गलत काम करता है उनका लाइसेंस रद्द कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कभी आईएमए उनको बचाने नहीं आएगी, मैं आपको विश्वास से दिला सकता हूं।
लेकिन आप ये कहें कि आईएमए क्या नहीं करता, आईएमए सब कुछ कर रही है। आज की तारीख में आप देख लीजिए कितने भी डॉक्टर 3.75 लाख डॉक्टर हैं जो हम अपनी सर्विसेज देने को प्रधानमंत्री जी को हम 4 महीने से लिख चुके हैं कि हम आपका वैक्सीनेशन के लिए बीड़ा उठाने को तैयार हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमको वैक्सीन दे दीजिए, वो दे दीजिए हम, क्योंकि हमारी 1700 ब्रांच पूरे कंट्री के अंदर हैं, 4.25 लाख हमारे मेंबर्स हैं। अगर हमने वार फुटिंग के ऊपर वैक्सीनेशन करना है, इतनी बड़ी फौज हम दे रहे हैं, लेकिन रहा सवाल एक डिसिप्लिनरी एक्शन का, वो आईएमए के पास पावर नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आईएमए उन लोगों का साथ नहीं देती, कभी नहीं देती, मैं आपको बार बार कह रहा हूं और एक जिम्मेदार मेंबर होने के नाते कह रहा हूं। ठीक है नवीन जी, देखिए ठीक है ये हुआ और ऐसे कई मामले भी हो रहे हैं, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं डीएम और सीएमओ की भी बनती है कि वो जाएं, वो ऐसे अस्पतालों का निरीक्षण करें और उनके पास ये जानकारी हो, ये जानकारी हमारे थ्रू ना आए, उनके पास ये जानकारी हो कि किन किन अस्पतालों में इस तरह की चीजें हो रही हैं। निश्चित रूप से कंचन जी, देखिए इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं जो अपने क्षेत्रों में निजी अस्पतालों में जाके इस बात की जानकारी लें, इस बात का ध्यान रखें कि मरीजों का कहीं शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी चीज की अनुपलब्धता तो नहीं है। कई स्थानों पर शिकायत थी अस्पतालों की ऑक्सीजन की कमी की, तो उसको भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को दी गई है और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि ये नोडल अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का, कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करेंगे और किसी भी मरीज को निजी अस्पतालों में या किसी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर टीआर, आगे से ये चीजें ना हो, इसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है? देखिए उसमें कुछ भी मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, आप उनके साथ एक एमओयू कीजिए, उनको डॉक्टर को साइन कर आइए। अगर उनको जो काम नहीं कर रहे थे बना कर देंगे, लेकिन जब एक बार वो साइन करेंगे, एग्री करते हैं, तो उनके खिलाफ आपको पूरा हक है, आप एक्शन लीजिए। मैं कभी भी नहीं कहूंगा उनको बचाने के लिए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही आ जाता है कि आप एक क्लियर पॉलिसी बना लीजिए, कहीं पर एक रेट कहीं पर दूसरे रेट मत कीजिए। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है, जब डॉक्टरों को अपने नर्सिंग होम के लिए ऑक्सीजन नहीं थी, वो अपना काम छोड़ के लाइन में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मेरे डॉक्टर 6 बजे लाइन में लग जाते थे सिलेंडर लाने के लिए। आप बताइए क्या डॉक्टर का ये काम था? ये सरकार का काम था कि अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन की सप्लाई हर नर्सिंग होम को दी जाए, अनइंटरप्टेड सप्लाई उनको मेडिसिन की दी जाए। हमने बार बार आपके माध्यम यानी टीवी के माध्यम से कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहा कि आप ये रेमडेसिविर या दूसरे जो भी इंजेक्शन हैं, इसकी सप्लाई आप काउंटर पे मत दीजिए मेडिकल स्टोर को। आप जो कोरोना के ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको दीजिए, उनका ऑडिट कीजिए, आधार कार्ड और उसकी रिपोर्ट के अनुसार उनको इश्यू कीजिए। कोई काला बाजारी होगी नहीं। हमें को भी बड़ा दुख होता है जब कोई लोग आके कहते हैं कि सर रेमडेसिविर मेरे को 15,000 में मिला, मेरे को 10,000 में मिला, मेरे को 20,000 में मिला। क्यों भाई? इस वक्त हर आदमी एक दूसरे की जान बचाने में लगा हुआ है। जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। बिल्कुल नवीन जी, कैपिंग क्यों नहीं की गई है? जैसे हमने देखा था पिछले साल सैनिटाइजर्स पर, मास्क पर कैपिंग कर दी गई थी और उसका असर भी हमें देखने को मिला था। इस बार आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर रहा है ये? ऐसी कोई बात नहीं है, कैपिंग की गई थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कैपिंग की गई थी। तो फिर कैसे इतने कालाबाजारी के मामले सामने आए? वही मैं बताना चाहता हूँ, मनमाने पैसे लिए गए हैं। मैं आप सुन ले जरा ना, अस्पतालों को ही उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जो लोग घरों में थे उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, तो अस्पताल के लोगों की मिलीभगत से जितने लोग उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी में, उस ग्रुप में कहीं न कहीं अस्पतालों के कर्मचारी भी लिप्त पाए गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अस्पतालों से ही यह कालाबाजारी की गई। हमने तो इंजेक्शन अस्पतालों को उपलब्ध कराए थे और कालाबाजारी वहीं से हुई। निजी क्षेत्र के लोगों को देने में जो है उन्होंने मनमाने पैसे वसूले, लेकिन अब आज के तारीख में उस सख्ती गिरफ्तारियों के बाद जो है इस प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्या आपके कहने का ये मतलब है कि इस वक्त कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है, किसी चीज की कोई समस्या नहीं है? कालाबाजारी हो रही है ऐसा नहीं है, लेकिन तो अब हमारा फेलियर क्यों रहा है उसे रोकने में? नवीन जी, मैं यही समझना चाहती हूँ। फेलियर नहीं रहा है, आप इसे फेलियर क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल फेलियर है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, खौफ नहीं है लोगों में, लोग मर रहे हैं और कालाबाजारी हो रही है। खौफ है, बिल्कुल खौफ है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तत्काल जहां जानकारी हो रही है हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, और सिर्फ हापुड़ में नहीं, बनारस में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश से कई जनपदों में शिकायत आई, वहां कार्रवाई की गई है, ऐसी बात नहीं है।
और इसको आप फेल्योर नहीं कह सकती हैं। प्राकृतिक आपदा जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है उसको आप फेल्योर नहीं कर सकती हैं। कालाबाजारी फेल्योर है? नहीं, बिल्कुल फेल्योर था। कालाबाजारी हुई, हमने तत्काल कार्रवाई की, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा, उनके खिलाफ रासुका लगाया। आज वो कालाबाजारी लेकिन डॉक्टर जी देखिए, लोगों में वो खौफ नहीं है। अगर अस्पतालों के ये हालात है जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो इससे तो एक मैसेज साफ तौर पर क्लियर होता है। मैं ये नहीं कह रही कि सरकार की मंशा गलत है, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासन पर भी है कि किस तरह काम रेगुलेट हो, उसको नोटिस किया जाए, वो मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही हो। अगर किसी अस्पताल प्रबंधन के अंदर ये हिम्मत होती है कि वो अपनी मनमानी चाहत पर कोई भी पैसा वसूल सके, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि बाकी डॉक्टर्स को, बाकी अस्पतालों को एक बहुत बड़ा मैसेज जाए। आखिर रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। आई फुल्ली एग्री विद यू। ये तो सरकार को एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसका लाइसेंस आप कैंसिल कीजिए, आप उसके बाद कानूनी कार्रवाई कीजिए, कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात, महामारी का जो आपने पेंडेमिक एक्ट हमारा 2020 के अंदर लाया गया, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज खत्म हो जाती हैं। एक तरह से वार पोजीशन के ऊपर काम होता है। कोई आदमी कालाबाजारी करे तो उसकी जमानत भी मत कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है नवीन जी, आप हमें आश्वस्त करते हैं कि इन अस्पतालों पर जो हमने स्टिंग ऑपरेशन चलाया है हापुड़ का, इन पर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इस घटना में कहीं भी इस प्रकार की होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। और हापुड़ की जो घटनाएं आपने दिखाई है, हापुड़ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, सीएमओ, उन्होंने भी आपके चैनल पर आपके संवाददाताओं से स्वीकार किया है। निश्चित रूप से जो भी वैधानिक रूप से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो देखा आपने किस तरह हापुड़ में अपने दाम जो है, जो एक तरफ तो सरकारी आंकड़ा तय किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहां अपनी मनमर्जी से पैसे वसूले जा रहे हैं। एक तरफ लोगों की मौत हो रही है, दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों का इस तरह का लंबा चौड़ा बिल आना कई सारे सवाल खड़े करता है, सिस्टम पर खड़े करता है, वहां की स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर भी खड़े करता है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल पाई है, जब हमारी सीएमओ रेखा शर्मा से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए।